एपिसोड आफ्टर 31 मानव की शर्त। अयान अंबर नगरी पहुंचकर उस दुकान पर पहुंच जाता है। दुकान पहुंचने पर अयान जब अपनी जड़ी बूटियां के नाम वाला पर्चा वहां के कर्मचारियों को दिखाता है, वह बहुत ज्यादा चौंक जाता है और सीधा अपने मालिक के पास जाता है। जैसे ही मालिक उन जड़ी बूटियां के नाम देखाता है, वह भी चौंक जाता है। और जब वह बाहर आकर ये देखा है कि यह जड़ी बूटियां मांगने वाला एक 12 से 13 साल का बच्चा है, तो वह और भी ज्यादा चौंक जाता है और अयान के पास जाकर उसे अपना परिचय देते हुए उससे पूछता है, क्या तुम मुझे अपनी पहचान बता सकते हो बच्चे। उस बूढ़े व्यक्ति की बात सुनकर अयान उनसे पूछता है, क्या मेरी पहचान बताना जरूरी है, क्या आप मुझे ऐसे ही जड़ी बूटियां नहीं दे सकते। ये सुनकर दामोदर दास कहता है, नहीं नहीं, हमें आपको जड़ी बूटियां देने में कोई समस्या नहीं है, हमें तो बस अपने पैसों से मतलब होता है। ये सुनकर अयान कहता है, अगर आप सोच रहे हैं कि मैं इतना छोटा हूं और मेरे पास इतने पैसे नहीं होंगे कि मैं आपकी जड़ी बूटियां ले सकूं, तो आप गलत सोच रहे हैं। मैं आपकी सारी जड़ी बूटियां के पैसे आपको अभी दे दूंगा। अयान की बात सुनकर दामोदर दास कहता है, देखिए दरअसल बात यह नहीं है, बात कुछ और ही है। दामोदर दास की बात सुनकर अयान कहता है, यह नहीं है तो फिर क्या बात है, आप मुझसे मेरी पहचान क्यों पूछ रहे हैं। ये सुनकर दामोदर दास कहता है, दरअसल आपने हमसे जो जो जड़ी बूटियां मांगी है वह सारी की सारी हमारे पास हैं, लेकिन उनमें से एक जड़ी बूटी जो कि काले कीचड़ में खेलने वाला सुनहरा कमाल है, वह हमारे पास सिर्फ एक ही है और बिना आपकी पहचान जाने हम वह आपको नहीं दे सकते। ये सुनकर अयान थोड़ा सा चौंकाता है और कहता है, इसका मेरी पहचान से क्या लेना देना है, मैं आपको उस जड़ी बूटी के दुगने पैसे देने के लिए तैयार हूं। अयान की बात सुनकर वह व्यक्ति उसे कहता है, देखिए बात पैसों की नहीं है। ये सुनकर अयान जीते थोड़ी तेज आवाज में पूछता है, आप कब से इधर उधर की बातें किए जा रहे हैं, आप मुझे सीधा सीधा बताइए कि आप ये जड़ी बूटी मुझे क्यों नहीं दे सकते, क्या बात है। ये देखकर कि अब अयान का धीरज टूट रहा है, वह बूढ़ा व्यक्ति कहता है, देखिए हम आपको सारी जड़ी बूटियां दे सकते हैं, पर बिना आपकी पहचान जाने हम आपको काले कीचड़ में खिलने वाला कमल बिना आपकी पहचान जाने नहीं दे सकते। ये सुनकर अयान उनसे कहता है, लेकिन इसका कारण क्या है, उसे जड़ी बूटी को देने के लिए आपको मेरी पहचान जानने की क्या जरूरत है। देखिए दरअसल काले कीचड़ में खिलने वाला कमल साल में सिर्फ एक बार ही खिलता है और बहुत ही सुनसान जगह पर खिलता है, जिस कारण ये बहुत ज़्यादा कीमती होता है और यह हमारे पास अभी सिर्फ एक ही है, अगला पता नहीं हमें कब मिलेगा। और आपसे पहले हमसे एक और लड़के ने इस कमल की मांग की है और वह लड़का अंबर नगरी के खूनी तलवार दल के प्रमुख का पोता है और साथ ही साथ मेरे बहुत अच्छे दोस्त का पोता भी है। तो अब तुम समझ गए हो कि मैं तुम्हें ये क्यों नहीं दे सकता। अगर तुम्हारी पहचान बहुत शक्तिशाली नहीं हुई तो मैं तुम्हें ये जड़ी बूटी नहीं दे सकता, और मैं किसी मामूली योद्धा के लिए अपने इतने अच्छे दोस्त और खूनी तलवार दल के प्रमुख को नाराज तो नहीं कर सकता। क्या अब तुम्हें सारी बात समझ में आ गई है। दामोदर दास की सारी बातें सुनकर अयान को सब कुछ समझ में आ जाता है कि दामोदर दास उसे उसकी पहचान क्यों पूछ रहा है। ये सब सुनकर अयान थोड़ा सा चिंतित हो जाता है और सोचता है, अब मैं क्या करूं। थोड़ी देर और सोचने के बाद वह दामोदर दास से कहता है, देखिए मैं समझ गया हूं कि बिना आप मेरी पहचान जाने मुझे वह जड़ी बूटी क्यों नहीं दे सकते, लेकिन मैं भी आपको अपनी पहचान नहीं बता सकता। और एक लंबी सांस लेकर आगे कहता है, तो क्या मैं एक बार उसे लड़के से खुद मिलकर बात कर सकता हूं, शायद वह मेरी बात समझ जाए, मुझे इस जड़ी बूटी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। दरअसल ऐसा करने के लिए आयान को ज्ञान ने कहा था। आयान तो अपनी असली पहचान बात कर इस जड़ी बूटी को लेने वाला था, परंतु ज्ञान ने उसे मना कर दिया और उससे कहा कि तुम्हें एक बार उस लड़के से मिलकर बात करनी चाहिए, शायद तुम्हारा काम बन जाए। ज्ञान की यह बात आयान को अच्छी लगती है और इसलिए उसने दामोदर दास से उसे लड़के से मिलने के लिए पूछा था। आयान की बात सुनकर दामोदर दास हंसते हुए कहता है, हाँ हाँ तुम उससे जरूर मिल सकते हो, वैसे भी मुझे इसमें कोई समस्या नहीं है, अगर वह तुम्हारी बात समझ जाता है तो मैं तुम्हें ये जड़ी बूटी जरूर दे दूंगा। कुछ देर बाद अयान और दामोदर दास उस दुकान के दूसरे माले पर बने एक कमरे में पहुंच जाता है। जैसे ही अयान उसे कमरे के अंदर पहुंचता है, वह देखता है कि एक कुर्सी पर लगभग 13 साल की उम्र का एक लड़का बैठा हुआ है, जिसकी पीठ पर एक तलवार टंगी हुई है और उसके आजू बाजू दो लोग खड़े हुए हैं जिनका स्तर यश है। वह लड़का जैसे ही देखता है कि कमरे के दरवाजे खुले हैं, वह उसे तरफ देखता है तो उसे दामोदर दास और एक लड़का दिखाई देता है। वह लड़का दामोदर दास की तरफ देखते हुए कहता है, दामोदर दादू मैं यहाँ कब से बैठा हुआ हूँ, अभी तक जड़ी बूटियां नहीं आई है, मुझे और कितना इंतजार करना पड़ेगा। उस लड़के की बात सुनकर दामोदर दास उससे कहता है, मानव थोड़ा इंतजार करो, वह जड़ी बूटी तुम्हारे पास कुछ देर में आती ही होगी। यह सुनकर वह लड़का दामोदर दास से कहता है, ठीक है, और फिर अयान की तरफ देखते हुए उनसे पूछता है, दादू ये कौन है आपके साथ। यह सुनकर दामोदर दास अयान की तरफ देखते हुए कहते हैं, मानव यह अयान है, हमारा एक ग्राहक जो कि यहाँ तुमसे ही मिलने आया है। ये सुनकर वह लड़का चौंकते हुए अयान की तरफ देखते हुए कहता है, मुझसे मिलन पर क्यों, तुम्हें मुझसे क्या काम है। उस लड़के की बात सुनकर अयान उसकी तरफ अपना हाथ बढ़ाते हुए कहता है, मेरा नाम अयान है। वह लड़का भी अयान से हाथ मिलाते हुए कहता है, और मैं मानव हूँ, खूनी तलवार दल के प्रमुख का पोता। तो बताओ तुम्हें मुझसे क्या बात करनी है। अयान उससे कहता है, दरअसल तुम यहाँ जो जड़ी बूटी लेने आए हो वह जड़ी बूटी मुझे भी चाहिए, पर वह यहाँ पर सिर्फ एक ही है, इसलिए मैं तुमसे यह अनुरोध करने आया हूँ कि तुम वह जड़ी बूटी मुझे लेने दो, मुझे उसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है।
मानव अयान की बात सुनकर चौंकते हुए कहता है, क्या तुम्हें वह जड़ी बूटी दे दूं? पर मैं ऐसा क्यों करूं? वैसे भी मुझे भी उसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, मुझे माफ़ करना अयान, मैं वो जड़ी बूटी तुम्हें नहीं दे सकता। तुम कहीं और से क्यों नहीं ले लेते? अमोघ साम्राज्य में और कई जड़ी बूटियों की दुकान है जहां पर तुम्हें वह जड़ी बूटी मिल जाएगी। मानव की बात सुनकर आयाम थोड़ा सा निराश हो जाता है और उससे कहता है, देखो मुझे इसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, मैं कहीं और से इसे ले लेता, पर अभी मेरे पास समय नहीं है। मुझे शाम होने से पहले पहले इस जड़ी बूटी को अपने दोस्त के पास लेकर पहुंचना होगा। यह उसकी जीवन और मृत्यु का सवाल है, इसलिए कृपया करके ये जड़ी बूटी तुम मुझे ले जाने दो। मैं तुम्हारा यह एहसान कभी नहीं भूल पाऊंगा। अयान की बात सुनकर मानव सोच में पड़ जाता है और कुछ देर बाद उसे कहता है, देखो अयान, तुम्हें देखकर ऐसा लगता है कि तुम झूठ नहीं बोल रहे हो, शायद तुम्हें इस जड़ी बूटी की ज़रूरत मुझे ज़्यादा है। ठीक है, तुम ये जड़ी बूटी यहाँ से ले जा सकते हो, मैं तुम्हें ये दे दूंगा। मानव की यह बात सुनकर अयान बहुत ज़्यादा खुश होने लगता है, उसके चेहरे पर एक मुस्कुराहट आ जाती है। पर मानव उससे कहता है, रुको रुको, पहले मेरी पूरी बात सुनो, मैं तुम्हें ये जड़ी बूटी यहाँ से ज़रूर ले जाने दूंगा, पर उसके लिए मेरी एक शर्त है। अयान उससे पूछता है, शर्त? कैसी शर्त? ये सुनकर मानव उससे कहता है, तुम लगभग मुझे 1 साल छोटे हो, पर तुम्हारा स्तर मेरे ही जितना है, तुम भी मनोस्तर पर ही हो, तो शर्त यह है कि तुम्हें मुझे लड़ाई में हराना होगा। अगर तुम जीत गए तो तुम ये जड़ी बूटी यहाँ से ले जा सकते हो, यहाँ तक कि तुम्हारी सभी जड़ी बूटियाँ के पैसे भी मैं दूंगा, लेकिन अगर हार गए तो फिर तुम ये जड़ी बूटी यहाँ से नहीं ले जा सकते। दोस्तों, आपको क्या लगता है कि अयान शरत के लिए हाँ करेगी या नहीं, और अगर हाँ करेगा तो इन दोनों की लड़ाई में आखिर कौन जीतेगा? एपिसोड 32 अयान वीएस मानव। मानव आयन की बात सुनकर उसे काले कीचड़ में खिलने वाला सुनहरा कमल देने के लिए तैयार हो जाता है, लेकिन वह एक शर्त रखता है कि अगर अयान ने उसे हरा दिया तो वह उसे यह जड़ी बूटी ले जाने देगा, और अगर नहीं हरा पाया तो अयान ये जड़ी बूटी नहीं ले जा सकता। मानव अपनी शर्त बताकर अयान से कहता है, तो बताओ अयान, क्या तुम्हें मेरी शर्त मंजूर है? मानव की बात सुनकर अयान थोड़ा सोचता है, ज्ञान उसके मन में कहता है, अयान तुम्हें शर्त मान लेनी चाहिए, तुम इसे आराम से हरा सकते हो, क्योंकि भले ही इसका एक सितारा तुमसे ऊपर है, पर तुमने असली लड़ाइयों का अनुभव किया है तिलिस्मी जानवरों के साथ, जो कि इसके पास नहीं है। ज्ञान की बात सुनकर अयान मानव से कहता है, ठीक है, मुझे तुम्हारी शर्त मंजूर, मैं लड़ूंगा तुम्हारे साथ। अयान की बात सुनकर मानव खुश हो जाता है और कहता है, बहुत बढ़िया, मैं भी बहुत दिन से किसी से लड़ाई नहीं की है, आज देखता हूँ कि मैं अपने आप में कितना सुधार किया है। और फिर वो दोनों दामोदर दास के साथ उस दुकान से निकलकर वहीं बाजार में एक लड़ने वाले मैदान पर पहुंच जाते जहां पर प्रतियोगिताएं होती थी। जैसे ही वहां के लोग देखते हैं कि मैदान पर 2 योद्धा आकर खड़े हो गए हैं, वह उन दोनों को देखने के लिए वहां पर भीड़ लगने लगते हैं। ज्यादातर लोग मानव को पहचान गए थे, क्योंकि मानव अंबर नगरी के खूनी तलवार दल के प्रमुख का पोता था, इसलिए यहाँ पर उसे बहुत ज्यादा लोग जानते थे। वहीं दूसरी तरफ अयान ने अपना चेहरा ढक रखा था, इसलिए कोई भी अयान को पहचान नहीं पा रहा था, और सब एक दूसरे के साथ इन्हीं दोनों की बातें कर रहे थे, कौन जीतेगा और कौन नहीं। कोई कह रहा था कि मानव ही जीतेगा, वही कोई कहता, नहीं, मुझे ये लड़का कुछ अलग लग रहा है, शायद ये जीत सकता है। भीड़ में ये सब बातें चल रही थी। वहीं दूसरी तरफ मैदान में मानव और अयान एक दूसरे के आमने सामने आ चुके थे। मानव अयान को देखकर कहता है, तुम मुझसे 1 साल छोटे हो, तुम चाहो तो मैं अपनी पूरी शक्ति लगाकर नहीं लड़ूंगा। मानव की बात सुनकर अयान कहता है, तुम्हें मेरी चिंता करने की जरूरत नहीं है, तुम अपनी पूरी शक्ति के साथ ही लड़ना, मैं तुम्हारा मुकाबला कर सकता हूँ। ये सुनते ही मानव कहता है, ठीक है। और मानव अपनी मूल शक्ति को जागृत करता है। उसकी मूल शक्ति वायु यानी कि हवा की थी। उसके मूल शक्ति जागृत करते ही मानव के आसपास हवा चलने लगती है और उसका शरीर एक हल्की पतली रोशनी से घिर जाता है। मानव अपनी मूल शक्ति जागृत करके अयान से कहता है, तो शुरू करें। अयान जैसे ही देखता है कि मानव ने अपनी मूल शक्ति जागृत कर ली है, वह भी अपनी आंखें बंद करके एक गहरी सांस लेता है और अपनी मूल शक्ति के साधारण रूप को जागृत करता है। अयान की मूल शक्ति जागृत होते ही उसका शरीर बिजली से ढक जाता है और पूरा शरीर सफ़ेद रंग की रोशनी से चमकने लगता है। जैसे ही आसपास खड़े लोग देखते हैं कि अयान की मूल शक्ति बिजली है, वह सब चौंक जाते हैं, क्योंकि बिजली की मूल शक्ति कई मूल शक्तियों से बहुत ज़्यादा शक्तिशाली होती है और बहुत कम लोगों के पास ही होती है। पर इन्हें क्या पता कि अयान के पास तो इससे भी ज़्यादा शक्तिशाली मूल शक्ति है, जो कि दिव्या बिजली है। पर वह इस साधारण बिजली को देखकर ही चौंक जाते हैं। जैसे ही मानव देखता है कि अयान की मूल शक्ति बिजली है, वह थोड़ा सा चौंक जाता है, पर अपने चेहरे पर नहीं दिखने देता और अपने मन में कहता है, अब तो तुमसे लड़ने में और ज़्यादा मजा आने वाला है। इतना कहकर मानव अपनी वायु की शक्ति का इस्तेमाल करके अयान की तरफ बढ़ने लगता है और अपने मुंह से उसे पर वार करता है। वायु की शक्ति का इस्तेमाल करने के कारण मानव की रफ्तार बहुत तेज हो गई थी। दूसरी तरफ अयान देखता है कि मानव उसकी तरफ आ रहा है। वह भी अपने पैरों में से बिजली छोड़ता है और अपने मुके में बिजली जमा करके वह भी मानव पर हमला कर देता है। जैसे ही उन दोनों के मुके आपस में टकराते हैं, वहां पर एक धमाका होता है और हर तरफ धूल ही धूल हो जाती है। कुछ देर बाद जब धूल हटती है तो मानव और अयान एक दूसरे के सामने ही खड़े हुए थे। मानव अयान की तरफ देखकर कहता है, तुम में दम है, और फिर से उसे पर हमला कर देता है। मानव भी उसके हमले से बचते हुए उसे पर हमला करने लगता है। दोनों ही एक दूसरे पर भारी पड़ रहे थे। इन दोनों को देखकर ऐसा लग नहीं रहा था कि किसी एक का पलड़ा भारी है। कभी अयान अपनी बिजली का शक्ति का इस्तेमाल करके मानव पर हावी होता, तो कभी मानव अयान पर अपनी रफ्तार का फायदा उठाते हुए हावी होता, पर अभी तक इन दोनों में से किसी ने भी हार नहीं मानी थी। मानव अयान की तरफ देखते हुए कहता है, तुमसे लड़ने में
बहुत मजा आ रहा है, मुझे लगा था कि तुम कोई कमजोर योद्धा होंगे, पर तुमने तो बहुत अच्छे से प्रशिक्षण लिया है और तुम अपनी मूल शक्ति का इस्तेमाल बहुत अच्छे से कर पा रहे हो, जितने अच्छे से तुम मैं भी नहीं कर पा रहा हूँ। और यह कहकर मानव हवा में जाकर अयान के ऊपर अपने पैर से बाहर करता है मानव का पर जैसे ही अयान के पास आता है, अयान अपने पैरों से बिजली छोड़ता है और वहां हट जाता है और मानव का पैर जमीन पर लगता है। मौका देखते ही अयान मानव के ऊपर अपने मुक्के से बार करता है। अयान का मुक्का लगते ही मानव कुछ दूर जाकर गिर जाता है। अयान जल्दी से अपनी जगह पर खड़ा होकर अपने मुंह से खून थूकता है और कहता है, इसके मुंह में बहुत ज्यादा दम है, ऐसा लग रहा है मेरे ही जितना शक्तिशाली है, पर इसका सितारा मुझसे कम है। ऐसा शायद इसलिए हो रहा है क्योंकि यह अपनी मूल शक्ति का इस्तेमाल करना बहुत अच्छे से जानता है, जितना अच्छे से मैं भी नहीं जानता। अगर मुझे इसे हराना है तो मुझे अपनी तकनीक का इस्तेमाल करना होगा, वरना ये जल्द ही मुझे हरा देगा। ये सोचते ही मानव अपनी तलवार निकाल लेता है और अयान की तरफ देखते हुए कहता है, अब मेरी तकनीक से बच के दिखाओ। विंस्लेश कहकर वह अपनी वायु शक्ति की रफ्तार का इस्तेमाल करते हुए अपनी तलवार लेकर अयान की तरफ बढ़ने लगता है। उसकी तलवार लाल रंग में चमकने लगी थी। अयान जैसे ही देखता है कि मानव ने उस पर अपनी तकनीक का इस्तेमाल करके हमला किया है, वह भी जल्दी से थंडर हाई वोल्टेज पंच तकनीक को सक्रिय करता है और मानव पर हमला कर देता है। जैसे ही उन दोनों की शक्तियां आपस में टकराती हैं, वहां पर एक बहुत ज्यादा खतरनाक धमाका होता है और वहां पर बहुत ज्यादा धूल उड़ने लगती है। आसपास के लोगों को वहां पर कुछ भी नहीं दिख रहा था। कुछ देर बाद वहां की धूल हटाती है, सब लोग देखते हैं मानव जमीन पर पड़ा हुआ था, उसकी तलवार टूट गई थी और उसके मुंह से बहुत ज्यादा खून निकल रहा था। दूसरी तरफ अयान अपनी जगह पर अभी भी खड़ा हुआ था, पर उसकी हालत भी कुछ ठीक नहीं थी। मानव की तलवार से उसका हाथ टकराने के कारण उसके हाथ में बहुत बड़ा घाव बन गया था और वह बहुत ज्यादा थक गया था। ऐसे ही आसपास के लोग ये सब देखते हैं, वह सब चौंक जाते हैं क्योंकि उनमें से ज्यादा लोगों को लग रहा था कि मानव ही जीतेगा, पर हुआ उसका उल्टा ही। अयान ये देखकर कि उसने मानव को हरा दिया है, वह कहता है, लगता है अब मैं पहले जैसा नहीं रहा, और उसके चेहरे पर एक मुस्कुराहट आ जाती है और वह कहता है, आदेश में जल्दी आने वाला हूँ। फिर वह अपने लॉकेट में से घाव ठीक करने वाली गोली और थकावट दूर करने वाली गोली निकाल कर खा लेता। इन दोनों गोलियों को खाते ही अयान धीरे धीरे ठीक होने लगा था। फिर वह मानव की तरफ जाकर उसे भी घाव ठीक करने वाली गोली दे देता है। दामोदर दास भी मानव के पास आ गए थे। मानव अयान की तरफ देखता है और कहता है, तुम बहुत अच्छे योद्धा हो और एक अच्छे इंसान भी। फिर वह अयान के हाथ से वह गोली लेकर खा लेता है। अयान मानव से कहता है, जैसा कि तुमने कहा था मैं जीत गया हूं, तो क्या अब मैं गोजादी बूटी ले सकता हूं? ये सुनकर मानव कहता है, चिंता मत करो, मैं अपनी जुबान का पक्का हूं। मैंने कहा था कि अगर तुमने मुझे हरा दिया तो वह जड़ी बूटी मैं तुम्हें दे दूंगा तो दे दूंगा। अयान से इतना कहकर मानव दामोदर दास की तरफ देखकर कहता है, दादू आपको सारी जड़ी बूटियां यहीं मंगवा दीजिए। मानव की बात सुनकर दामोदर दास वैसा ही करते हैं और अपने एक कर्मचारी से वह जड़ी बूटियां यहीं मंगवा लेते हैं। कुछ देर में उनका कर्मचारी एक अंगूठी लेकर दामोदर दास के पास आता है। दामोदर दास उसे अंगूठी को अयान को देते हुए कहते हैं, स्टोरेज रिंग में सभी जड़ी बूटियां हैं। अयान उस अंगूठी को देखकर बहुत ज्यादा खुश हो जाता है और उसे लेकर अपने पास रख लेता है और फिर मानव से कहता है, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद मानव, लेकिन अब मुझे यहाँ से जाना होगा, मुझे शाम तक किसी भी हालत में मेरे दोस्त के पास पहुँचना होगा। एपिसोड 33, क्या तुम अकादमी में दाखिला लोगे? मानव अयान से हार चुका था, इसलिए शर्त के मुताबिक वह जड़ी बूटियां मंगवा कर अयान को दे देता है। अयान वह जड़ी बूटियां लेकर खुश हो जाता है और मानव से कहता है, मानव तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, लेकिन अब मुझे यहाँ से निकलना होगा, मुझे जल्द से जल्द अपने दोस्त के पास पहुँचना है। अयान की बात सुनकर मानव कहता है, अरे तुम चले जाओ, चिंता मत करो, मैं तुम्हें नहीं रोकेगा, मुझे पता है, पर क्या मैं तुमसे एक बात पूछ सकता हूँ? मानव की बात सुनकर अयान उससे कहता है, हाँ पूछ सकते हो, पूछो। मानव अयान से पूछता है, क्या तुम फ्लाइंग राइजिंग अकादमी में दाखिला लेना चाहोगे? वहाँ पर सिर्फ अच्छे योद्धाओं का दाखिला ही होता है और तुम तो मुझसे छोट होकर भी मुझसे बहुत छोटे हो। अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हारे लिए वहाँ के आचार्य से बात कर सकता हूँ, बताओ क्या तुम दाखिला लेना चाहोगे? मानव की बात सुनकर अयान चौंक जाता है। वह इसलिए नहीं चौंक था कि मानव ने उसे अकादमी में दाखिले के लिए पूछा, बल्कि वह इसलिए चौंक गया था क्योंकि उसे नहीं लगा था कि मानव भी फ्लाइंग राइजिंग अकादमी से ही होगा। अयान चौंकते हुए मानव से पूछता है, क्या तुम फ्लाइंग राइजिंग अकादमी से हो? अयान को यूं देखकर मानव हंसते हुए कहता है, हाँ भाई, मैं फ्लाइंग राइजिंग अकादमी में ही प्रशिक्षण करता हूँ, अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हारे लिए बात कर सकता हूँ, तुम्हें बहुत आराम से दाखिला मिल सकता है वहाँ पर। अयान मानव की बात सुनकर उसे कहता है, नहीं, मैं अपने गुरु से ही प्रशिक्षण लेता हूं, मैं किसी अकादमी में नहीं जाना चाहता। अयान का ये जवाब सुनकर इस बार मानव चौंक जाता है क्योंकि फ्लाइंग राइजिंग अकेडमी पूरे अमोघ साम्राज्य की सबसे बड़ी योद्धाओं की अकादमी थी। मानव सोच रहा था, आखिर इसने इतना बड़ा मौका अपने हाथ से जाने कैसे दिया। अयान का जवाब सुनकर मानव उससे पूछता है, क्या तुम मुझे इसका एक कारण बता सकते हो कि तुम इतनी बड़ी अकादमी में क्यों नहीं आना चाहते? मानव की बात सुनकर अयान उससे कहता है, देखो, इसके बाद मुझे कोई सवाल मत पूछना, तभी मैं तुम्हारे सवाल का जवाब दूंगा। ये सुनकर मानव अपना सर हाँ में हिला देता है। अयान उससे कहता है, इसका कारण मेरे गुरु है, जब तक वह मेरे पास है मुझे किसी और की आवश्यकता नहीं है, मैं अपने गुरु से ही प्रशिक्षण देता हूँ और वह सिर्फ एक ही है। ये कहकर अयान मुस्कुराने लगता है।
उसके बाद वह अपने जेब से एक सीटी निकलकर 3 बार बजाता है, जिससे आसमान में उड़ रहा द्रोणा जमीन पर आने लगता है। जैसे ही द्रोणा अयान के पास आता है, मानव, दामोदर दास और इन दोनों के अलावा वहां पर खड़े लोग चौंक जाते हैं, क्योंकि द्रोणा एक महायक्ष स्तर का तिलिस्मी जानवर था। मानव कहता है, तुम्हारे पास इतना उच्च स्तर का तिलिस्म जानवर भी है? अयान मानव की बात सुनकर उसे कुछ नहीं कहता और द्रोणा के ऊपर बैठकर वहां से निकल जाता है। मानव वहीं पर खड़ा होकर समझने की कोशिश कर रहा था कि अभी वहां पर क्या हुआ। कुछ देर तक मानव अयान को जाते हुए देखता रहता है। जब अयान उसकी आंखों से दूर हो जाता है, तब उसके चेहरे पर एक मुस्कुराहट आ जाती है और वह कहता है, दोस्त, मैं तुमसे फिर से लड़ना चाहूंगा। दूसरी तरफ अयान द्रोण के ऊपर बैठकर बूढ़े बाबा और आदेश की तरफ बढ़ रहा था। ज्ञान उससे कहता है, तो तुमने मेरी तारीफ की है? तो तुमने सही कहा मानव से कि मैं एक ही हूँ। ज्ञान की बात सुनकर अयान उससे कहता है, जी गुरुदेव, आप एक ही हैं, और हंसने लगता है। अयान को हंसता हुआ देखकर ज्ञान उससे कहता है, पर तुमने इस बारे में कुछ सोचा है? हमें वहां से यहाँ तक आने में एक रात का समय लगा था, लेकिन अब दोपहर हो चुकी है और हमें शाम तक वहां पहुंचना है। हम वहां तक समय पर नहीं पहुंच पाएंगे। ज्ञान की बात सुनकर अयान उससे कहता है, हम वहां पर समय पर ही पहुंचेंगे। ज्ञान अयान की बात सुनकर कहता है, पर कैसे? अयान कहता है, मैं तुम्हें बताऊंगा, नहीं दिखाऊंगा। उसके बाद वह द्रोणा के सिर पर हाथ फेरता है और एक दूसरी सीट निकलकर उसे 4 बार बजता है। उसके ऐसा करते ही द्रोण के शरीर से एक नीली रोशनी निकलने लगती है और द्रोणा के पंख थोड़े और बड़े हो जाते हैं और द्रोणा बहुत तेज रफ्तार में उड़ने लगता है। ये रफ्तार उसकी पिछली रफ्तार से दुगनी थी। अयान ज्ञान से पूछता है, ज्ञान, क्या अब हम समय पर पहुंच पाएंगे? अयान की बात सुनकर ज्ञान कहता है, तो तुम्हें शायद पहले से पता था कि द्रोण के पास अपनी रफ्तार बढ़ाने वाली तकनीक है, इसलिए तुम इतने निश्चिंत लग रहे थे। ज्ञान की बात सुनकर अयान मुस्कुराते हुए उसे कहता है, हाँ, बूढ़े बाबा ने मुझे पहले ही इस बारे में बता दिया था। दूसरी तरफ बूढ़े बाबा अपने बगीचे में बैठे हुए थे। आदेश अभी भी उसी तरह चिल्ला रहा था। अब उसका शरीर आग से घिर चुका था। ऐसा लग रहा था मानो एक जगह पर बहुत ज्यादा ऊर्जा जमा हो रही है। आदेश अपने पंख निकलकर उन्हें फड़फड़ा रहा था और बूढ़े बाबा की सील से छूटने की कोशिश कर रहा था। अपनी शक्ति ना संभाल पाने के कारण उसे बहुत ज्यादा दर्द भी हो रहा था। आदेश की हालत बहुत ज्यादा खराब थी। ये देखकर बूढ़े बाबा कहते हैं, अयान, कहाँ हो तुम? मैं आदेश को और ज्यादा देर तक बचा कर नहीं रख पाऊंगा। शाम होने ही वाली है, पता नहीं तुम यहाँ तक पहुँच पाओगे या नहीं। अब तो मैं बस इंतजार ही कर सकता हूँ, अब सब कुछ तुम्हारे हाथ में ही है। द्रोणा की तेज रफ्तार के कारण थोड़ी देर और सफर करने पर अयान तिलिस्मी जानवरों के इलाके में उस पर्वत पर पहुंच जाता है। जैसे ही बूढ़े बाबा को द्रोणा और अयान की शक्ति महसूस होती है, वह कहते हैं, मुझे पता था तुम जल्द ही लौट आओगे। थोड़ी देर में अयान बूढ़े बाबा के पास आ जाता है। बूढ़े बाबा उसे कहते हैं, क्या तुम्हें सारी जड़ी बूटियां मिल गई हैं? अयान उन्हें वह अंगूठी देते हुए कहता है, हाँ बूढ़े बाबा, आप जल्दी करिए, इस अंगूठी में सारी जड़ी बूटियां हैं। बूढ़े बाबा भी बिना समय बर्बाद करें जल्दी से उसे अंगूठी को लेकर अपने कमरे में चले जाते हैं, जिससे वह आदेश के लिए वह गोली बना सकें। फिर अयान आदेश को देखता है और उसे देखकर अयान बहुत ज़्यादा उदास हो जाता है, क्योंकि आदेश की हालत बहुत ज़्यादा खराब थी। अयान आदेश की तरफ देखते हुए कहता है, आदेश, तुम चिंता मत करो, मैं आ गया हूँ, अब तुम जल्द ही ठीक हो जाओगे। ऐसे ही कुछ देर बीत जाती है। अयान अभी भी आदेश की तरफ ही देख रहा था। अभी वह वहां से हिला तक नहीं था। जैसे ही अयान देखता है कि बूढ़े बाबा बाहर आ गए हैं, वह जल्दी से उनसे पूछता है, बूढ़े बाबा, क्या दवाई बन गई है? क्या आपने वह गोली बना ली है? बूढ़े बाबा अयान के सवाल का जवाब देते हुए कहते हैं, हाँ, मैंने वह गोली बना ली है। अब आदेश बच सकता है, लेकिन यह उसके ऊपर है। उसे इस शक्ति को अपने अंदर एकत्रित करने की कोशिश करनी होगी। इसमें यह गोली उसकी मदद करेगी। उसके बाद बूढ़े बाबा जल्दी से वह गोली आदेश को खिला देते हैं। उसे गोली को खाते ही आदेश की मूल शक्ति, जो कि आग की थी, वह और ज़्यादा उग्र हो जाती है और उसका शरीर पूरी तरह से आग से ढक जाता है और आदेश अपने पंख फड़फड़ाने लगता है और बहुत जोर जोर से चिल्लाने लगता है। अयान उससे कहता है, आदेश, क्या तुम्हें मेरी आवाज़ आ रही है? मैं अयान, तुम्हारा दोस्त, तुम्हें इस शक्ति को अपने काबू में करना होगा। अयान की आवाज़ सुनकर आदेश कुछ देर के लिए शांत हो जाता है। ऐसा लग रहा था मानो उसने अयान की आवाज़ को सुन लिया है। कुछ देर बाद आदेश के आसपास बहुत सारी शक्तियां जमा होने लगते हैं और वह जगह चमकने लगती है। ये देखकर बूढ़े बाबा अयान से कहते हैं, अयान, लगता है आदेश तुम्हारी बात को समझ गया है। वह उस पानी की शक्ति को अपने अंदर जमा करने की कोशिश कर रहा है और ऐसा लग रहा है कि वह उसमें कामयाब भी हो रहा है। कुछ देर बाद आदेश पूरी तरह एक शक्तियों के गोले में ढक गया था। ऐसा लग रहा है मानो वह किसी आग से बने अंडे के अंदर हो। फिर एकदम से वह अंडा टूटता है और एक शक्ति की लहर हर तरफ फैल जाती है। ये देखकर अयान अपनी आंखें बंद कर लेता है। जैसे ही वह अपनी आंखें खोलकर उसे तरफ देखा है जहां पर आदेश था, वह बिल्कुल चौंक जाता है। एपिसोड 34, आदेश का नया रूप। अयान अंबर नगरी से लौटकर सारी जड़ी बूटियां लाकर बूढ़े बाबा को दे देता है और बूढ़े बाबा जल्दी से आदेश को ठीक करने वाली गोली बना देते हैं और उसे खिला देते हैं। उस गोली को खाने से आदेश उस पानी की शक्ति को काबू करने लगता है और एक शक्ति के गले में बदल जाता है। कुछ देर बाद वह शक्ति का गोला टूटता है और वहां पर एक छोटी सी शक्ति की लहर फैल जाती है, जिससे अयान अपनी आंखें बंद कर लेता है। फिर वह अपनी आंखें खोलकर उस तरफ देखता है जहां पर यह गोल टूटा था। उस तरफ देखते ही अयान बहुत ज्यादा चौंक जाता है। उसका चेहरा देखकर ऐसा लग रहा था मानो उसने कुछ बहुत ज्यादा अजीब देख लिया हो। वह बूढ़े बाबा की तरफ देखते हुए कहता है, बूढ़े बाबा, क्या यह आदेश है? बूढ़े बाबा अयान की तरफ देखकर कहते हैं, हाँ, यह आदेश ही है।
इतने में आदेश अपनी जगह से चलकर अयान के पास आने लगता है। आदेश के पास आते ही अयान उसे देखकर कहता है, लगता है अब तुम मेरे सिर पर नहीं, मैं तुम्हारे ऊपर बैठूंगा, और आदेश के सिर पर हाथ फेरता है। आदेश भी अयान की बात सुनकर एक दहाड़ मारता है। इस दहाड़ को सुनते ही अयान अपने कानों पर हाथ रख लेता है और आदेश से कहता है, आदेश तुम्हारा शरीर नहीं लगता है, तुम्हारी आवाज़ भी बहुत तेज हो गई है। दरअसल वह गोली खाने के कारण और उसे हजारों साल पुराने पानी की शक्ति को अपने अंदर उतार लेने के कारण आदेश का शरीर पहले से बड़ा हो गया था। अभी वह उसकी मां के जितना बड़ा तो नहीं हुआ था, पर फिर भी वह इतना बड़ा हो गया था कि अयान को अपने ऊपर बैठा सके। अब वह दिखने में काफ़ी ज़्यादा खतरनाक लग रहा था। अयान आदेश के सिर पर हाथ फेर रहा था, तभी बूढ़े बाबा उसे कहते हैं, अयान लगता है अब तुम्हें द्रोणा की जरूरत नहीं पड़ेगी। यह सुनकर अयान कहता है, हाँ अब मैं आदेश के साथ जहाँ चाहूँ वहाँ जा सकता हूँ, है ना आदेश। ये सुनकर आदेश भी अपने सर को हमें हिलता है और अयान के हाथ को चाटने लगता है। ऐसा लग रहा था कि अब आदेश अयान को और ज़्यादा पसंद करने लगा है। आदेश के सिर को सहलाते हुए अयान बूढ़े बाबा की तरफ देखकर उनसे पूछता है, मुझे इसकी शक्ति बढ़ी हुई महसूस हो रही है, ऐसा लग रहा है यह महायज्ञ स्तर पर पहुंच गया है, पर क्या आप मुझे बता सकते हैं कि यह किसी सितारे पर है? मैं इसकी सही शक्ति का अंदाजा नहीं लग पा रहा है, यह मुझसे तो बहुत ही ज़्यादा शक्तिशाली है। ले बूढ़े बाबा अयान की बात सुनकर मुस्कुराते हुए कहते हैं, तुम ठीक कह रहे हो, यह महायज्ञ स्तर के दूसरे सितारे पर पहुंच गया है। इसने भी तुम्हारी ही तरह इस पानी की पूरी शक्ति को अपने अंदर उतारकर अपने 2 सितारे बढ़ा लिए हैं। अब यह से महायज्ञ स्तर पर पहुंच गया है। अब तुम्हारे पास एक शक्तिशाली साथी है जो तुम्हारी मदद करेगा। ये सुनकर अयान कहता है, हाँ मुझे भी ऐसा लगता है कि मुझे अब एक शक्तिशाली साथी मिल गया है जो कि मेरी मदद करेगा। ये सुनकर आदेश अयान के हाथ को चटता है, मानो वह अयान से कह रहे हो कि मैं तुम्हारी मदद हर समय करूंगा। कुछ देर बाद अयान और बूढ़े बाबा खाना खा लेते हैं। खाना खाने के बाद अयान उठकर अपनी साधना करने के लिए जाने लगता है, पर बूढ़े बाबा उसे रोककर कहते हैं, अयान रुको, तुम आज आराम करो, तुम्हें साधना करने की जरूरत नहीं है। ये सुनकर अयान कहता है, पर क्यों? ये सुनकर बूढ़े बाबा कहते हैं, इसलिए क्योंकि तुम पिछले 2 रातों से सोए नहीं हो और ऊपर से तुमने अपने 3 सितारे बाए हैं, इस कारण अभी तुम्हारे शरीर को आराम की जरूरत है। बूढ़े बाबा की बात सुनकर ज्ञान भी अयान से कहता है, ये ठीक कह रहे हैं अयान, तुमने अभी अभी 3 सितारे पार किए हैं और अब तुम और ज़्यादा साधना करो, ये तुम्हारे शरीर के लिए ठीक नहीं है, तुम्हें आज आराम करना चाहिए। ज्ञान और बूढ़े बाबा की बात को समझकर अयान उनकी बात मान जाता है और वह सोने चला जाता है। आदेश भी अयान के साथ जाकर इसके बगल में लेट जाता है। आदेश को देखकर अयान मुस्कुराता है और अपनी आंखें बंद करके सो जाता है। अगली सुबह उठकर अयान आदेश को लेकर अपने प्रशिक्षण के लिए जाने लगता है। अयान आदेश के सिर पर हाथ फिरते हुए कहता है, आदेश तुम्हारे साथ हवा में उड़ने का मजा ही अलग है। अयान की बात सुनकर आदेश एक दहाड़ मारता है और अपने पंखों को और तेज फड़फड़ाने लगता है और तेजी से आगे बढ़ने लगता है। ज्ञान अयान से कहता है, तुम्हारी बच्चों जैसी आदतें नहीं जाएंगी। यह सुनकर अयान कहता है, अरे अब मैं थोड़ा सा मजा भी नहीं कर सकता क्या ज्ञान? और यह कहकर अयान जोर से चिल्लाता है और आदेश से कहता है, आदेश और जोर से चलो। अयान की बात सुनकर आदेश भी अपनी रफ्तार बढ़ा देता है। ये देखकर ज्ञान कहता है, तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता। कुछ देर और सफ़र करने के बाद अयान आदेश को रुकने के लिए कहता है और नीचे उतर जाता है। आदेश भी रुककर नीचे आ जाता है और अपने पंखों को गायब कर लेता है। अयान ज्ञान से पूछता है, ज्ञान क्या तुम्हें कुछ अजीब नहीं लग रही? यह सुनकर ज्ञान अयान से पूछता है, नहीं मुझे तो कुछ अजीब नहीं लग रहा। ये सुनकर अयान कहता है, क्या तुमने ध्यान नहीं दिया कि हम तिलिस्मी जानवरों के इलाके में बहुत अंदर तक आ गए हैं, लेकिन अभी तक हमें एक भी तिलिस्मी जानवर नहीं दिखा है, वरना जब हम पहले यहाँ प्रशिक्षण करने आते थे तब बड़ी आसानी से हमें कई तिलिस्म जानवर दिख जाया करते थे। ये सुनकर ज्ञान अयान से कहता है, अब मैं तुम्हारा क्या करूँ? कभी कभी तुम अपना दिमाग घर पर छोड़ आते हो क्या? ये सुनकर अयान ज्ञान से कहता है, अरे तुम हर समय मेरी बुराई करना क्यों चालू कर देते हो? अब मुझे इसका कारण समझ में नहीं आ रहा है, तो मैं क्या करूं, तुम ही बता दो। ये सुनकर ज्ञान कहता है, क्या तुम अपने नए दोस्त के बारे में भूल गए जो कि महायज्ञ स्तर का है? इसी की शक्ति महसूस करके वह तिलिस्मी जानवर यहाँ तुम्हारे पास नहीं आ रहे हैं, क्योंकि इस इलाके में जितने भी तिलिस्मी जानवर हैं वह सब प्रथम स्तर या ज़्यादा से ज़्यादा मनोस्तर पर ही हैं। क्या अब तुम्हें इसका कारण समझ में आ गया है? ये सुनकर अयान अपने सिर पर हाथ रख कर कहता है, अरे मैं तो आदेश के बारे में भूल गया था, पर अब हम क्या करेंगे? जब तक आदेश हमारे साथ है तब तक कोई भी तिलिस्मी इसमें जानवर मेरे सामने नहीं आएगा, तो फिर मैं उनसे लड़ूंगा कैसे? अयान की बात सुनकर ज्ञान उससे कहता है, तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है, तुम आज किसी तिलिस्मी जानवर से नहीं लड़ोगे, हम आज कुछ और सीखेंगे। ये सुनकर अयान चौंकते हुए कहता है, क्या? पर हम आज क्या सीखेंगे? ये सुनकर ज्ञान अयान से कहता है, क्या तुम्हें याद है जब तुम अपनी मूल शक्ति का इस्तेमाल करना सीख रहे थे तब मैंने तुमसे कहा था कि जैसा जैसा मैं कहूँगा अगर वह सब तुम सीख लेते हो तो मैं तुम्हें एक लेवल 3 की तकनीक दूंगा। ये सुनकर अयान कहता है, हाँ मुझे याद है, तुमने कहा था, क्या तुम मुझे लेवल 3 की तकनीक सिखाने वाले हो? और यह कहते ही अयान के चेहरे पर एक अलग ही खुशी देखने लगती है। अयान की बात सुनकर ज्ञान उससे कहता है, हाँ मैं तुम्हें लेवल 3 की तकनीक सिखाने वाला हूँ। उसके बाद ज्ञान अयान के लॉकेट से बाहर आ जाता है। जैसे
ही आदेश ज्ञान को देखता है। वह थोड़ा चौंक जाता है और ज्ञान की तरफ देखकर दहाड़ने लगता है। आदेश को ऐसा करते हुए देखकर अयान उससे कहता है, आदेश तुम्हें ऐसे डरने की जरूरत नहीं है, ये भी हमारा दोस्त ही है, ये ज्ञान है, समझे, तुम्हें इस पर हमला करने की जरूरत नहीं है। अयान की बात सुनकर आदेश अपना सर हाँ में हिला देता है। ऐसा लग रहा था उसे अयान की बात समझ में आ गई है, पर अभी भी वह ज्ञान को घूर घूर कर देखे जा रहा था। ऐसा लग रहा था उसने पहली बार किसी ऐसी चीज को देखा हो। ज्ञान आदेश को नज़रअंदाज करता है और फिर अपने पन्ने पलटने लगता है और एक जगह रुककर अयान से कहता है, क्या तुम तैयार हो लेवल 3 की तकनीक सीखने के लिए? ये सुनकर अयान कहता है, तैयार, मैं बहुत ज़्यादा तैयार हूँ। अयान की बात सुनकर ज्ञान कहता है, तो फिर ठीक है। इतना कहते ही ज्ञान चमकने लगता है और उसमें से कुछ अक्षर निकालकर अयान के दिमाग में जाने लगते हैं। अयान भी अपनी आंखें बंद कर लेता है। एपिसोड 35 थंडर ड्रैगन स्ट्राइक टेक्निक। ज्ञान अयान के ये पूछने पर कि आज हम प्रशिक्षण में क्या करने वाले हैं, ज्ञान उसे बताता है कि आज मैं तुम्हें लेवल 3 की मध्यम स्तर की तकनीक देने वाला हूं, जिसे सुनकर अयान बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है। उसके बाद ज्ञान उसे तकनीक को अयान के दिमाग में भेजने लगता है और अयान भी अपनी आंखें बंद करके उस तकनीक को सीखने लगता है। कुछ देर बाद अयान अपनी आंखें खोलता है और कहता है, इस तकनीक का नाम है हाई वोल्टेज थंडर ड्रैगन, ड्रैगन STRK। अयान की बात सुनकर ज्ञान कहता है, हाँ तुमने सही कहा, इस तकनीक का नाम है थंडर हाई वोल्टेज ड्रैगन, ड्रैगन STRK। इस तकनीक की सारी जानकारी मैंने तुम्हारे दिमाग में भेज दी है, अब तुम्हें इसका अभ्यास करना होगा। याद रहे ये लेवल 3 की मध्यम स्तर की तकनीक है। जितना समय तुम्हें पिछली तकनीक सीखने में लगा था, हो सकता है उतना ही समय तुम्हें इस बार लगे, या ऐसा भी हो सकता है कि और ज़्यादा समय लगे। तुम्हें धैर्य रखना होगा। ज्ञान की बात सुनकर अयान कहता है, हाँ मैं समझ गया, इस बार मैं पिछली बार जैसी जल्दबाजी नहीं करूंगा। मैं इस तकनीक को पूरे ध्यान से सीखूंगा और जल्द से जल्द इसमें महारत हासिल करूंगा। मुझे तो यकीन नहीं हो रहा है कि मैं इतनी छोटी उम्र में लेवल 3 की तकनीक सीखने जा रहा हूं। हमारी अकादमी में भी सिर्फ बहुत खास अंदरूनी शिष्यों को ही लेवल 3 की तकनीक सिखाई जाती है और इन तकनीकों की कीमत भी बहुत ज़्यादा होती है। ये सब सिर्फ तुम्हारी वजह से हो रहा है ज्ञान, इसलिए फिर से एक बार मैं तुम्हें धन्यवाद कहना चाहता हूँ। अगर तुम नहीं होते तो मैं अभी भी वही पड़ा होता, एक मामूली सा बच्चा बनकर। अयान की बात सुनकर ज्ञान उससे कहता है, मैंने तुमसे कितनी बार कहा है, तुम्हें मेरा धन्यवाद करने की ज़रूरत नहीं है, ये सब मेरा काम है और तुम कोई मामूली बच्चे नहीं हो, समझे। तुम्हारे पास दिव्या बिजली और दिव्य साधना है और साथ ही साथ मेरे जैसी तिलिस्मी किताब, तो फिर तुम कोई मामूली बच्चे कैसे हो सकते हो? इसलिए अब इन सब बातों को छोड़ो और इस तकनीक को सीखने पर ध्यान लगाओ। ज्ञान की बात सुनकर अयान उस तकनीक का अभ्यास शुरू कर देता है। आदेश वहीं पर एक पेड़ के नीचे बैठा हुआ था और ज्ञान को घूर घूर कर देख रहा था। ये देखकर ज्ञान आदेश के पास जाता है और उससे कहता है, क्या तुमने कभी कोई किताब नहीं देखी जो मुझे इतना घूर घूर कर देख रहे हो? ज्ञान को बोलता हुआ देखकर पहले तो आदेश थोड़ा सा चौंकाता है, फिर उसकी तरफ देखकर गुर्राने लगता है, मानो वह उसे चेतावनी दे रहा हो कि मुझसे दूर रहना। ये देखकर ज्ञान कहता है, ठीक है, तुम्हें तो मैं बाद में देखता हूँ, और फिर अयान के लॉकेट में चला जाता है। अयान को अभ्यास करते करते दोपहर हो जाती है। वह अभी भी इस तकनीक का अभ्यास कर रहा था। वह पूरा पसीने से भीग चुका था और बहुत ज़्यादा थका हुआ लग रहा था। उसकी ऊर्जा खत्म हो चुकी थी। वह अपने घुटनों पर बैठ गया था। ये देखकर ज्ञान लॉकेट से बाहर आता है और अयान से कहता है, अयान अब तुम्हें थोड़ी देर आराम कर लेना चाहिए, उसके बाद तुम फिर से अभ्यास शुरू कर सकते हो। तुम्हें अपने शरीर को आराम भी देना चाहिए। अयान को अभ्यास करते करते दोपहर हो जाती है। वह अभी भी इस तकनीक का अभ्यास कर रहा था। वह पूरा पसीने से भीग चुका था और बहुत ज़्यादा थका हुआ लग रहा था। उसकी ऊर्जा खत्म हो चुकी थी। वह अपने घुटनों पर बैठ गया था। ये देखकर ज्ञान लॉकेट से बाहर आता है और अयान से कहता है, अयान अब तुम्हें थोड़ी देर आराम कर लेना चाहिए, उसके बाद तुम फिर से अभ्यास शुरू कर सकते हो। तुम्हें अपने शरीर को आराम भी देना चाहिए। ये सुनकर अयान अपनी जगह से उठता है और एक पेड़ के नीचे जाकर बैठ जाता है। फिर वह अपने लॉकेट से पानी निकालकर पीने लगता है और कुछ फल खाने लगता है। अयान को फल खाता हुआ देखकर आदेश भी उसके पास आ जाता है और उसे चाटने लगता है। ये देखकर अयान उससे कहता है, ठीक है रुको, मुझे चाटना बंद करो, और फिर वह अपने लॉकेट में से कुछ जड़ी बूटियां निकालकर आदेश को दे देता है, जिन्हें देखकर आदेश भी बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है और उन जड़ी बूटियां को खाने लगता है। ये देखकर अयान कहता है, तुम तो मुझे भी बड़े भुक्कड़ हो, और खुद ही मुस्कुराने लगता है। उसके बाद अयान कुछ सोचते हुए ज्ञान से पूछता है, ज्ञान तुमने कल रात को कहा था कि मैं अब दिव्य जल का इस्तेमाल नहीं कर सकता, ऐसा क्यों? ये सुनकर ज्ञान अयान के सवाल का जवाब देते हुए कहता है, ऐसा इसीलिए क्योंकि अब तुम मनोस्तर पर आ गए हो और दिव्या जल सिर्फ प्रथम स्तर के योद्धाओं की ही सहायता करता है, और अब तुम्हें सिर्फ साधना ही करनी है। अब तुम्हें किसी जड़ी बूटी का प्रयोग नहीं करना है, क्योंकि तुमने लगातार अपने 3 सितारों को पार किया है और मनोस्तर पर आए हो। अगर तुमने और ज़्यादा तेजी से अपने सितारों को बढ़ाने की कोशिश की तो तुम्हारा भी आदेश जैसा ही हाल होगा, समझे। अयान ज्ञान की बात सुनकर अयान कहता है, हाँ मैं समझ गया, लेकिन क्या मैं उस अमर और अपनी उम्र के योद्धाओं के स्तर को मिल पाऊंगा? अयान की बात सुनकर ज्ञान उससे कहता है, तुम ऐसा जरूर कर पाओगे। क्या तुम्हें याद नहीं है, जब तुमने अमर से शर्त लगाई थी तब वह मनोस्तर के तीसरी सितारे पर था और तुम अब मनोस्तर के दूसरे सितारे पर हो। तुमने बहुत कम समय में अपना स्तर बढ़ाया है। हर कोई इस स्तर बढ़ाने की रफ्तार को नहीं मिला सकता, इसलिए तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है। अगर तुम थोड़ी और मेहनत करोगे तो जल्द ही अमर के स्तर को मिला पाओगे। अयान ज्ञान की बात सुनकर अयान कहता है, हाँ मैं समझ गया,
लेकिन क्या मैं उस अमर और अपनी उम्र के योद्धाओं के स्तर को मिल पाऊंगा? अयान की बात सुनकर ज्ञान उससे कहता है, तुम ऐसा जरूर कर पाओगे। क्या तुम्हें याद नहीं है, जब तुमने अमर से शर्त लगाई थी तब वह मनोस्तर के तीसरी सितारे पर था और तुम अब मनोस्तर के दूसरे सितारे पर हो। तुमने बहुत कम समय में अपना स्तर बढ़ाया है। हर कोई इस स्तर बढ़ाने की रफ्तार को नहीं मिला सकता, इसलिए तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है। अगर तुम थोड़ी और मेहनत करोगे तो जल्द ही अमर के स्तर को मिला पाओगे। ज्ञान की बात सुनकर अयान को थोड़ा अच्छा महसूस होता है। उसके बाद वह थोड़ी देर और आराम करके फिर से उस तकनीक का अभ्यास करने लगता है। तकनीक का अभ्यास करते करते अयान को शाम हो जाती है। उसके बाद वह आदेश को लेकर वहां से बूढ़े बाबा के पास जाने लगता है। घर पहुंचकर वह रोज की तरह ही बूढ़े बाबा को सारी बात बताता है, जिसे सुनकर बूढ़े बाबा भी खुश होते हैं और उसे कहते हैं, मुझे पता है तुम इस तकनीक को भी जल्द ही सीख लोगे। और कुछ और बातें करते हैं। उसके बाद अयान बूढ़े बाबा के साथ खाना खाकर अपनी साधना के लिए बैठ जाता है। अयान अगली सुबह उठकर फिर से आदेश और ज्ञान के साथ प्रशिक्षण के लिए निकल जाता है। वहां पहुंचकर वह फिर से उसी तकनीक का अभ्यास शुरू कर देता है। अभ्यास करते करते आज का दिन भी निकल जाता है। अब अयान इसी तरह रोज प्रशिक्षण करता है। प्रशिक्षण करते करते अयान को 15 दिन बीत जाते हैं। 16वें दिन शाम का वक्त अयान एक खाली मैदान में खड़ा हुआ था। वह वहां पर खड़ा होकर चिल्लाकर कहता है, आखिर मैंने इसे सीख लिया। और फिर वह जोर से चिल्लाता है, थंडर ड्रैगन STRK। इतना कहते ही अयान पूरा बिजल से ढक जाता है और अयान के पीछे एक ड्रैगन बनने लगता है। कुछ पल में वह ड्रैगन पूरी तरीके से बन जाता है। वह ड्रैगन पूरा बिजली से बना हुआ था। जैसे ही वह ड्रैगन बनता है अयान के आसपास का मौसम बदलने लगता है और वहां पर हवा और बिजली इधर उधर फैलने लगती है। उसके बाद अयान अपने हाथ से इशारा करता है। जैसे ही अयान अपने हाथ से इशारा करता है वह ड्रैगन एक बहुत तेज दहाड़ मारता है और सीधा उसी तरफ निकल जाता है जहां पर अयान ने इशारा किया था और वह सीधा जाकर जमीन से टकरा जाता है। जैसे ही वह ड्रैगन जमीन से टकराता है वहां पर एक बहुत बड़ा धमाका होता है और हर तरफ धूल ही धूल हो जाती है। कुछ देर बाद जब धूल हटती है तो अयान अपने घुटनों पर बैठा हुआ था और उसके मुंह से थोड़ा खून निकल रहा था। वह अपने मुंह से निकल रहे हैं खून को पोंछते हुए उस तरफ देखता है जहां पर उसने तकनीक का इस्तेमाल किया था। जैसे ही वह उस तरफ देखता है बहुत ज्यादा चौंक जाता है, क्योंकि वहां पर एक बहुत ही बड़ा और गहरा गड्ढा बन चुका था। वहां की धरती ऐसी लग रही थी मानो वहां पर कोई उल्कापिंड गिरा हो। ये देखकर अयान बहुत ज्यादा खुश होते हुए कहता है, क्या यह है लेवल 3 की तकनीक की शक्ति? यह बहुत ज्यादा शक्तिशाली है। मैंने जितना सोचा था उससे भी ज्यादा शक्तिशाली, और मैं इसे सीख लिया है। अब मैं लेवल 3 की तकनीक का इस्तेमाल करना सीख गया हूं। और यह कहकर अयान हंसने लगता है और बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है। कुछ देर बाद जब धूल हटती है तो अयान अपने घुटनों पर बैठा हुआ था और उसके मुंह से थोड़ा खून निकल रहा था। वह अपने मुंह से निकल रहे हैं खून को पोंछते हुए उस तरफ देखता है जहां पर उसने तकनीक का इस्तेमाल किया था। जैसे ही वह उस तरफ देखता है बहुत ज़्यादा चौंक जाता है, क्योंकि वहां पर एक बहुत ही बड़ा और गहरा गड्ढा बन चुका था। वहां की धरती ऐसी लग रही थी मानो वहां पर कोई उल्कापिंड गिरा हो। ये देखकर अयान बहुत ज़्यादा खुश होते हुए कहता है, क्या यह है लेवल 3 की तकनीक की शक्ति? यह बहुत ज़्यादा शक्तिशाली है। मैंने जितना सोचा था उससे भी ज़्यादा शक्तिशाली, और मैं इसे सीख लिया है। अब मैं लेवल 3 की तकनीक का इस्तेमाल करना सीख गया हूं। और यह कहकर अयान हंसने लगता है और बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है। अयान को इतना खुश देखकर ज्ञान उससे कहता है, मुझे बहुत खुशी है कि तुमने इस तकनीक का इस्तेमाल करना सीख लिया है। मुझे लगा नहीं था कि तुम इतनी जल्दी लेवल 3 की तकनीक को सीख पाओगे, पर तुम्हारी अभी की शक्ति और स्तर के हिसाब से तुम इस तकनीक का इस्तेमाल किसी लड़ाई में सिर्फ एक बार ही कर सकते हो, क्योंकि लेवल 3 की तकनीक तुम्हारी बहुत ज़्यादा ऊर्जा खर्च करती है। पर जैसे जैसे तुम्हारा स्तर बढ़ता जाएगा तुम्हारी यह समस्या खत्म हो जाएगी।